हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तन की पड़ताल करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हज़ारों वर्षों के दौरान समाज में कैसे कैसे बदलाव आए, लोगों का रहन सहन पहले के मुकाबले अब कैसा होने लगा। इसके अतिरिक्त समाज पहले के मुकाबले अब किस तरह का होने लगा था। जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में एक मैप दिखाया गया है और बताया गया है कि यह मानचित्र अरब भूगोलवेता अल इदरिसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उनके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। यानी राइट साइड जो मैप दिया गया है, इसमें बताया गया है कि ये मैप अल इदरिशी ने बनाया था 1154 में और दुनिया के नक्शे में ये भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इसी के बाद जो फ्रांसीसी एक मानचित्रकार थे, उन्होंने ये मैप, राइट साइड में जो मैप दिया है, ये 1720 में बनाया था। मानचित्रकार का मतलब होता है जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है उसे हम मानचित्रकार कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम दोनों मैप में अंतर की बात करें तो दोनों मानचित्र में काफ़ी अंतर है। अल इदरिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे। यानी जो अल इदरिसी का मैप है उसमें अगर हम श्रीलंका को देखें या दक्षिण की साइड को देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ है, बल्कि आज यहाँ पर हम शायद उत्तर भारत को देखते हैं। ठीक है। लेकिन जब फ्रांसीसी मानचित्रकार ने इस चीज़ को बनाया तो उन्होंने आज के मैप से, जो हमारा आज का मैप है, उससे काफ़ी मिलता जुलता इसको बनाया है। तो दोनों में काफ़ी फ़र्क दिखता है। दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। लेकिन फ्रांसीसी मानचित्र का नक्शा जो लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया, इसका काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई। तो पहले अल इदरिसी के मैप के मुकाबले में जो फ्रांसीसी चित्रकार ने नक्शा दिया उसमें काफ़ी चेंजेस और जो सूचनाएं थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो आने वाले समय में काफ़ी चेंज हो गई। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगता है। यानी जो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने नक्शा बनाया है वो हमें आज के मानचित्र के मुकाबले, मतलब आज के मानचित्र के अनुसार काफ़ी मिलता जुलता लगता है। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों की बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। तो जो भी नाविक होते थे या व्यापारी होते थे वो अपनी यात्रा के लिए, समुद्र यात्रा के लिए ऐसे ही नक्शों का इस्तेमाल किया करते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उनके सूचनाओं के संदर्भ का, उनके विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आने वाले टाइम तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदलने लगी। जो इन्फॉर्मेशन थी वो काफ़ी चेंज होने लगी थी। अगर हम नई और पुरानी शब्दावली की बात करें तो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और यह भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। तो जो भी हमें ऐतिहासिक अभिलेख मिलते हैं पुराने समय के, वो अलग अलग भाषाओं में मिलते हैं। ठीक है। और ये जो भाषाएं होती हैं वो भी समय के साथ बदल जाती हैं। कई शब्द के अर्थ समय के साथ बदल गए हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान शब्द आज हम आधुनिक राष्ट्रीय राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। जैसे पहले की जो फारसी थी, मध्य युग की जो फारसी थी, वो आधुनिक फारसी से बहुत अलग थी। उसी तरह अगर हम समय के साथ जो शब्द हैं उसे भी बदल जाते हैं। जैसे अगर हम हिंदुस्तान शब्द को लें तो आज के समय में हम ये राष्ट्रीय राज्य भारत के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं, एक पूरे देश के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले जब 13वीं शताब्दी थी तो 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। यानी 13वीं सदी में जब मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उन्होंने सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के जो इलाके थे
उन जगहों के लिए ही हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, बल्कि आज के टाइम पे उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारी दिशाओं, जितनी भी दिशाएं हैं, जहाँ तक भारत का मैप हम देखते हैं, तो हर जगह के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता है। बल्कि पहले जो साउथ का एरिया वगैरह था, ये सारा उसमें नहीं आता था। मिनहाज सिराज के मुकाबले अगर हम बात करें तो वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के जो इलाके थे, इतनी ही स्थान के लिए वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते थे। इसके बाद उसके इस शब्द का उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो उन्होंने मिनहाज सिराज ने इस शब्द का इस्तेमाल उन इलाकों के लिए किया था जो दिल्ली के सुल्तान थे, उनके अधिकार क्षेत्र में आते थे, जितनी दूरी में दिल्ली के सुल्तानों ने राज किया था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान के इस शब्द में जो हमारा साउथर्न पार्ट है, उसको नहीं जोड़ा गया था। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो जब बाबर आए तो उन्होंने हिंदुस्तान का जो शब्द था, ये शब्द उन्होंने उपमहाद्वीप के भूगोल के लिए, पशु पक्षियों और यहाँ के जो निवासी थे उनकी संस्कृति का वर्णन करने के लिए, यहाँ के कल्चर का वर्णन करने के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान है, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द व राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। तो आज हम जैसे हिंदुस्तान को एक देश के रूप में देखते हैं, भौगोलिक और सांस्कृतिक एक पहचान के रूप में देखते हैं, पहले इस शब्द का वो मतलब नहीं था। पहले कुछ क्षेत्रों के लिए, संस्कृति के लिए इस शब्द का लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया था। उसी तरह किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। तो जब भी इतिहासकारों द्वारा कोई शब्द लिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको इस्तेमाल करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि पहले उसके अर्थ कुछ और थे और आज के मुकाबले उसके अर्थ बदल गए हैं। जैसे अगर हम एक सीधा साधा सा शब्द लें, जैसे विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता। जैसे अगर हम आज विदेशी शब्द लेते हैं, फॉरेनर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे देश का नहीं है, यानी जो भारत का नहीं है, उसे हम विदेशी कहेंगे। लेकिन अगर हम मध्य युग की बात करें, मिडिवल पीरियड की बात करें, तो उस टाइम पर विदेशी का मतलब किसी भी दूसरे गांव से आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, मतलब जो उस समाज या संस्कृति का ना हो जहाँ पर वो आया हो, तो उसे भी विदेशी कह दिया जाता था। यानी एक गांव से अतिरिक्त अगर कोई दूसरे गांव से आया है तो उसे विदेशी माना जाता था। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। इसीलिए अगर कोई नगरवासी है, सिटी में रहने वाला आदमी है, तो उसके लिए वनवासी जो होते थे वो विदेशी होते थे। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। लेकिन एक ही गांव में रहने वाले अगर दो अलग अलग कल्चर के लोग हैं तो वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, बल्कि अगर कोई दूसरे गांव से आता है, किसी अनजान जगह से आता है, तो उसको विदेशी माना जाता था। तो आज के मुकाबले जो शब्द हैं वो काफ़ी बदल गए। जैसे हिंदुस्तान भी हमने देखा, तो पहले हिंदुस्तान को अलग टर्म्स में यूज़ किया जाता था, और उसी तरह विदेशी है तो विदेशी शब्द की पहले कुछ और भूमिका थी, अब कुछ और हो गई। तो जब भी इतिहासकार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें बहुत सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है।
इतिहासकार और उनके स्रोत। अब अगर हम इतिहासकारों की बात करें कि उन्हें इतिहास की जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है, कैसे मिलती है, तो 700 से 1750 ईस्वी तक इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार इस काल के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। तो अगर हम 700 से 1750 तक की बात करते हैं, इस टाइम का अध्ययन करने के लिए इतिहासकारों ने सिक्कों का प्रयोग किया, शिलालेखों का प्रयोग किया, स्थापत्य का प्रयोग किया और लिखित सामग्री जो होती थी उसका प्रयोग करते थे। इस युग में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। तो इस टाइम पे जो लिखित सामग्री होती थी उसकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। इस वजह से जो इतिहासकार थे उन्होंने सूचनाओं के जो दूसरे प्रकार होते थे उन स्रोतों का इस्तेमाल कम कर दिया था। इस समय के दौरान कागज़ सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। जैसे पहले कागज़ पे नई चीज़ें लिखी जाती थी, जैसा हमने 6 क्लास की चैप्टर्स में देखा था, पत्थरों पर जो अभिलेख होते थे वो सब लिखे जाते थे, लेकिन इस टाइम तक आते आते कागज़ उपलब्ध होने लगा था और उसकी कीमत बहुत बढ़ गई थी अब लोगों के लिए, मतलब उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होने लगी थी लोगों के लिए। कागज़ सस्ता हो गया था तो बड़े पैमाने पर जो लोग होते थे वो उसको खरीदते थे, उसको लेते थे और उसके ऊपर अपनी चीज़ें लिखा करते थे। तो इस समय के दौरान कागज़ सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। तो जो कागज़ था इस टाइम पे बहुत तेज़ी से उपलब्ध होने लगा था, तो लोगों ने कागज़ का इस्तेमाल अलग अलग काम के लिए किया। जैसे वे धर्म ग्रंथ लिखा करते थे, इसके अलावा शासकों के वृत्तांत लिखते थे कि कब कौन राजा बना, उसने कौन सा युद्ध लड़ा, कैसे उस पर विजय पाई, तो ये सारी बातें वो लिखा करते थे। उनके बाद कौन राजा बना, तो शासकों का पूरा वृत्तांत होता था। संतों के लेखन होते थे, जो संत होते थे उनके लेखन होते थे, उपदेश जो भी दिए जाते थे, अर्जियाँ लिखी जाती थी, अदालतों के दस्तावेज होते थे, जो भी सुनवाई के काम होते थे वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती थी। इसके अलावा करों के खाते आदि लिखने में भी इसका प्रयोग किया जाता था। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर, पांडुलिपि या एकत्र किया करते थे। जो धनी व्यक्ति होते थे, शासक होते थे, जन होते थे, मठ, मंदिर, पांडुलिपि एकत्र किया करते थे। इन्हें अभिलेखागार में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत विस्तृत जानकारी मिलती थी। तो अब जो भी चीज़ें लिखी जाती थी उनको अभिलेखागारों में रखा जाता था संभाल कर, ठीक है। तो इन पांडुलिपियों से और दस्तावेजों से इतिहासकार जो होते थे उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी। उन दिनों छापेखाने तो नहीं थे, इसीलिए लिपिक या नकलवीस हाथ से ही पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाते थे। तो पहले का जो टाइम था उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, मतलब छापे खाने नहीं होते थे। तो जो लिपिक होते थे, लिपिक जो कि लिखते हैं, तो वो लोग नकलवीस हाथ से ही पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाते थे। यानी किसी एक ने जब लिख दिया था, पांडुलिपि लिख दी, तो उसके बाद उसी को देख के जो दूसरे लोग होते थे उसे लिखते थे। फिर ऐसी ये चीज़ आगे बढ़ती चली जाती थी। पहले किसी ने लिखा, फिर उसको देख के 4 लोगों ने लिखा, फिर उसको देख के 16 लोगों ने लिखा। इस तरह से चलता रहता था, क्योंकि क्या कहते हैं, प्रिंटिंग तो थी नहीं उस टाइम पे, तो यही एक प्रोसेस था। एक मिनट। इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूल लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकार को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। तो क्या होता था कि जब इसके ऊपर रिसर्च होने लगा कि जो पुराने समय के लेखक थे उन्होंने क्या लिखा है, क्या बातें इसमें लिखी है, तो उनको एक ही चीज़ को जानने के लिए बार बार कई सारी प्रतिलिपियाँ पढ़नी पड़ती थी। क्योंकि पहले जिसने शुरुआत में सबसे पहले जिसने लिखा होगा किसी चीज़ के बारे में, जैसे शासक का वृत्तांत
वृतांत ही लिखा सबसे पहले किसी ने। तो उसके बाद क्या होता था कि शासक का वृतांत लिख दिया गया एक व्यक्ति के द्वारा, फिर उसको देखकर 4 लोग लिख रहे हैं, फिर उसको देखकर 16 लोग लिख रहे हैं। तो जब वो लोग देखकर चीज़ें लिखा करते थे तो उससे कुछ कुछ बदलाव आ जाते थे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर हम क्लास में अपने फ्रेंड्स की कॉपी करें, कॉपी करें, उनका देख के लिखें, उनकी राइटिंग कॉपी करें, तो अगर उसके द्वारा हमें कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मेरे फ्रेंड ने अगर कोई चीज़ अपनी कॉपी में लिखी है और मैं उसे देखकर लिख रही हूँ और उसके कुछ वर्ड हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रहे, तो मैं उसको गलत लिख लूँगी, ठीक है, या चेंज करके लिख दूँगी। उसी तरह फिर मेरी अगर कॉपी को कोई और कॉपी करेगा तो वो उसमें और बदलाव कर देगा। तो इस तरह ये करते करते काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता था। तो जो कंटेंट लिखा गया था, रियल कंटेंट लिखा गया था, समय आते आते वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाया करता था। इसकी वजह से जो इतिहासकार होते थे उन्हें एक ही टॉपिक की जो प्रतिलिपि होती थी वो बहुत सारी पढ़नी पड़ती थी, ठीक है, ताकि वो समझ सके कि एक्चुअली इसमें क्या लिखा गया है। क्योंकि राइटिंग नहीं समझ में आती थी तो जो लिपिक होते थे वो अलग अलग तरह की चीज़ें लिख दिया करते थे। कई बार जो लेखक होते थे, जो खुद ही लेखक होते थे, जिन्होंने लिखी थी अपनी खुद की प्रतिलिपि, वो भी उसमें आने वाले समय में संशोधन करते थे, यानी चेंजेस करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। तो जो जियाउद्दीन बर्नी थे, उन्होंने अपना जब वृत्तांत लिखा तो उसके 2 साल बाद उन्होंने फिर से उसमें कुछ बदलाव करके उसे लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी या पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। तो 1971 तक आते आते इसकी कोई जानकारी ही नहीं मिली थी। 1970 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले जो उन्होंने पहली बार अपना वृत्तांत लिखा था 1356 में, उसकी जानकारी नहीं थी। ये किसी पुस्तकालय में विशाल संग्रह के नीचे दबा हुआ था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो चित्र दिया हुआ है यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक है किसी पांडुलिपि की नकल कर रहे हैं। एक मतलब वो अपनी पांडुलिपि में से देख के और उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से ही होते हैं। और इस चित्र का जो आकार है वो सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता था। कभी कभी इन लघु चित्रों का जो प्रयोग होता था वो लेख में आई पांडुलिपि को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था, कि मतलब पांडुलिपि में क्या लिखा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मिनिएचर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, अब जो सोसाइटीज़ थी वो काफ़ी चेंज होने लगी थी। सन 700 से 1750 के बीच में कई मुख्य परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, यानी इस टाइम पे जो सोसाइटीज़ थी वो चेंज हो रही थी और काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई थी सोसाइटी में, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखा और युद्ध में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह तरह का खान पान भी आया। तो इस टाइम पे नई नई टेक्नोलॉजी तो आई ही है, जैसे कि सिंचाई में रहट का प्रयोग करने लगे लोग, कटाई में चरखे आ गए, युद्ध में जो थे वो अच्छे अच्छे शस्त्र, आग्नेय अस्त्र आ गए। इसके अलावा खाने पीने की भी जो चीज़ें थी उसमें भी बदलाव आया, उसमें भी नई नई चीज़ें आई, जैसे आलू आया, मक्का आया, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। इस टाइम पे ये सारी चीज़ें आ गई थी। यह तमाम परिवर्तन ने प्रौद्योगिकी और फसलों उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। तो इस काल को 700 से लेकर 1750 तक का जो काल है इसे हम राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी परिवर्तन का काल मान सकते हैं, क्योंकि जो भी ये चीज़ें लेके आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी थे, तो दूसरे देशों से लोग आते थे तो वो अपने साथ कई सारे विचारधारा भी लेके आते थे, नई तरह की टेक्नोलॉजी भी लेके आते थे। तो आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी हर तरह से परिवर्तन का एक काल माना गया है इस समय को। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया। अब लोग एक जगह से दूसरी जगह
कई चीज़ों की तलाश में आया जाया करते थे, चाहे वो टेक्नोलॉजी की तलाश में हो, व्यापार की तलाश में हो, कई तरह के खान पान के लिए, काम के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने की अपार संभावनाएं मौजूद थे। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बहुत बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र से निकला है। तो इस टाइम पे जो समुदाय जो होते थे उनकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी थी। तो उसमें एक था राजपूत, जिन्हें राजपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। जैसे समाज को वर्ण व्यवस्था में बांट दिया गया था। हमने 6 क्लास में देखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो 4 वर्णों में बांट दिया गया था। तो उसमें से जो क्षत्रिय होते थे, जिनका काम होता था लड़ाई करना, तो उन लोगों में जो क्षत्रिय होते थे, तो उन लोगों ने ये दावा किया था कि वो राजपुत्र हैं। ठीक है। तो राजपुत्र शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वह सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल, पराक्रमी और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। तो क्षत्रिय राजपूत होने लगे। इसके अलावा जो भी राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि इसके अलावा जो सेनापति और सैनिक भी आते थे, उन लोगों ने भी इस तरह के दावे करने शुरू कर दिए थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल, पराक्रमी और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। तो जो राजपूत भी होते थे, उनकी भी मतलब अलग अलग ऐसे उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। जैसे किसी क्षेत्र के राजपूत खुद को ज़्यादा ऊपर मानते थे, किसी के अलग मतलब कम मानते थे। जैसे आज भी है कि कुछ ब्राह्मण होते हैं, वो खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं दूसरे ब्राह्मणों के मुकाबले। तो जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें 4 हिस्सों में बांटा गया था, लेकिन हर एक हिस्से को फिर उन लोगों ने और भी ज़्यादा हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है। ये जैसे बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि तिवारी और फिर उसके बाद जैसे मिश्रा, ऐसे अभी के टाइम पीरियड के अनुसार अगर हम पढ़ें तो ब्राह्मणों में भी बहुत से हिस्से हो गए। उसी तरह राजपूतों का भी रहा कि वो अलग अलग हिस्सों में उन्हें बांट दिया गया था। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो इस टाइम पर जंगलों की कटाई भी होने लगी थी और जो खेती का इलाका था वो बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से और मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ें हो रही थी। और पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई जो वनवासी थे उनको मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा। पर्यावास का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली। ठीक है। तो किसी भी पर्यावरण में जो लोग रहते हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को हम पर्यावास के नाम से जानते हैं। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बंधु क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। तो कुछ जो वनवासी थे, वन में रहने वाले लोग थे, क्योंकि उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ी, तो उन लोगों ने जमीन की जुताई करना शुरू कर दिया। कृषक बन गए, बंधु क्षेत्रीय बाजार, मुखिया का रोल निभाने लगे, पुजारी, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे थे वो धीरे धीरे। वह बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। तो अब जो वनवासी हुआ करते थे, जो पहले वनों में रहते थे, वो अब एक सोसाइटी का हिस्सा बनने लगे थे। उन्हें टैक्स देना पड़ता था। स्थानीय जो मालिक होते थे वहाँ के, उनके यहाँ पे उन्हें बेगारी तक करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। उसके पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी। तो अब क्या था कि जो सोसाइटीज़ थी वहाँ पर ऐसे मतलब अमीर गरीब की भी डिफरेंसेस, ये चीज़ भी आने लगा था, सामाजिक अंतर भी बढ़ने लगा था। ठीक है। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। तो अलग अलग वर्ग के लोग अपना अलग अलग काम करना शुरू कर चुके थे।
जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। तो वही चीज़ कि जो समाज था, जैसे हमने राजपूतों वाले में भी देखा कि जो समाज था उसे जातियों में और फिर उसको उपजातियों में, पहले तो जातियों में बांटा, फिर जातियों की भी उपजातियों में उसको बांट दिया गया। तो उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर कि उनका बैकग्राउंड क्या रहा है या उनका मतलब जो काम काम है वो क्या है, उसके आधार पर उन्हें जो सोसाइटी थी उसमें ऊंचा या फिर नीचा दर्जा दिया जाता था। ये दर्जे स्थायी नहीं थे, किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है। इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। तो ये जो दर्जे दिए भी जाते थे ऊंचे नीचे का, वो चेंज भी होता रहता था। जैसे किसी समाज में किसी वर्ग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उन्हें ऊंचा माना जाता था, तो किसी समाज में किसी और वर्ग को ऊंचा माना जाता था। इसके अलावा जो संसाधन होते थे उसके आधार पर भी ये बदलता रहता था। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। ठीक है। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो जब सोसाइटीज़ बनने लगी थी तो जो लोग थे उन्होंने आपस में रहने के लिए, क्योंकि एक सोसाइटी है वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं या कई तरह के काम होते थे, तो उन लोगों ने अपने लिए नियम बनाने शुरू कर दिए। और जो नियम होते थे वो वहाँ के उनका पालन करने के लिए वे बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाते थे, और जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत के नाम से जाना जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास पर गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुगलों का शासन होता था। मिल मिलाकर वह किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। ठीक है। क्षेत्र और साम्राज्य। चुगल, तुगलक, मुगल बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिमी अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गोंड, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। तो अगर हम इन 1000 सालों की बात देखें तो इसमें साम्राज्य भी बहुत हद तक विकसित हुआ था। जैसे ये जो साम्राज्य के शासक होते थे उनकी हमेशा ही कोशिश होती थी कि वो अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। उनका कोई सीमा क्षेत्र नहीं होता था, वो हमेशा ही अलग अलग क्षेत्रों को अपने अंडर करके अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते थे। जैसे चोल, तुगलक, मुगल, ये सारे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे सारे क्षेत्र आ जाते थे इनके अंतर्गत। इसके अलावा जो गयासुद्दीन बलबन थे उनकी तो प्रशंसा भी की गई है संस्कृत प्रशस्ति में। एक विशाल साम्राज्य का उन्हें शासक बताया गया है। और जो गयासुद्दीन बलबन था उनका इतना बड़ा साम्राज्य था कि पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिमी अफगानिस्तान के गजनी तक इनका शासन फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत आ जाता था। गोंड, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्र के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। तो ये सारे इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने अपना फैला लिया था। तो वो लोग हमेशा इसी कोशिश में रहते थे कि वो अपने क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। इसके अलावा इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण भी बताते हैं, मानते हैं। साथ ही वह समझते हैं कि कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख करते रहते हैं। तब तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति की विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। इसके अलावा इस टाइम तक आते आते हज़ारों सालों में ये भी पाया गया कि बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिनके अपने आयाम तय हो चुके थे, भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिनमें ये फिक्स हो गया था कि इस क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है या ये यहाँ का कल्चर है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन होने लगा। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। तो जब मुगल वंश का पतन हो गया तो उसके बाद फिर से जो क्षेत्रों की जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य होता था उसका शासन शुरू हो गया था। क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के
अधिकतर भाग पर फैले हुए इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। ऐसी कई परंपराएं एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग नहीं पनपी थी। तो जैसे जैसे क्षेत्र विकसित होने लगे थे, उनमें कहीं ना कहीं जो साम्राज्य थे उसके अवशेष भी देखने को मिलते हैं। उसकी जो संस्कृति रही थी अब वो क्षेत्रीय राज्यों में देखने को मिलती थी। जैसे कि अगर हम मुगल वंश की टाइम की बात करें तो बहुत से क्षेत्रों में जब मुगल वंश का राज रहा तो लोगों में उर्दू लैंग्वेज भी प्रचलन में आ गई थी। तो लोग हिंदी के साथ साथ उर्दू लैंग्वेज का भी बहुत हद तक इस्तेमाल करने लगे थे। तो कुछ चीज़ एक समान हुआ करती थी और कुछ मतलब अलग भी हुआ करती थी, और वो हर चीज़ में, प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, हर चीज़ में देखने को मिलती है। पुराने और नए धर्म, इन हजार वर्षों में कई पुराने धर्म भी प्रचलन में रहे। इसके अलावा बहुत से नए धर्म भी लोगों ने अपनाने शुरू किए। जैसे हजार वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होता था। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। तो इन हजार सालों में जो धर्म होते थे उसमें भी कई सारे बदलाव आए थे। जैसे हिंदू धर्म में भी इस टाइम पे काफ़ी बदलाव आया था। परिवर्तन में 6 देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। तो इस टाइम पे जो देवी देवताओं की पूजा थी वो कई सारे अब देवी देवता होने लगे, लोग उनकी पूजा करने लगे। इसके अलावा मंदिरों का निर्माण होने लगा। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण का जो महत्व था वो बढ़ता जा रहा था। जैसे अगर किसी को पूजा करवानी होती थी तो उनको ब्राह्मण की ज़रूरत होती थी कहीं ना कहीं पर, कि ब्राह्मण ही आते थे, वो बहुत से रिचुअल फॉलो करवाते थे और उसके बाद जो लोग होते थे वो उनको फॉलो करते थे और वो भगवान तक, मतलब भगवान से जुड़ पाते थे। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि ब्राह्मण जो लोग थे उनका महत्व कहीं ना कहीं समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इनके संरक्षक थे। नए नए शासक प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में उनका दबदबा और बढ़ गया। तो जो शासक होते थे वो प्रतिष्ठा की जो चाहत होती थी उनकी, उसकी वजह से ब्राह्मणों को और ज़्यादा सपोर्ट मिल गया और इन्हें समाज में इनका दबदबा रहा और ज़्यादा बढ़ गया उनकी सोसाइटीज़ में। तो इसकी वजह से जो उस टाइम के गरीब लोग होते थे या निचले वर्ग के लोग होते थे वो कई सारे अनुष्ठान नहीं करवा पाते थे, रिचुअल्स नहीं करवा पाते थे, क्योंकि एक तो उनके पास इतने संसाधन भी नहीं थे और जो ब्राह्मण थे वो उनके पास भी जाना नहीं पसंद करते थे। तो इसकी वजह से समाज में एक भक्ति काल का भी समय आया था। ठीक है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ, क्योंकि जो निचले वर्ग के लोग थे या जिनके पास संसाधन कम थे उनको भी पूजा तो करनी ही होती थी, उन्हें भी मतलब भगवान से जुड़ने की उनकी भी इच्छा तो होती थी। तो उन लोगों ने या उनके वर्ग के जो लोग थे उन्होंने ये भक्ति जो टाइम पीरियड था इसकी शुरुआत कर दी थी। अब उन लोगों ने अब जैसे ब्राह्मणों की ज़रूरत महसूस नहीं की। अगर भगवान से जुड़ना है तो वो लोग खुद ही मतलब उनकी आस्था में रहना शुरू कर दिया, मतलब उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना। तो इस तरह वो खुद को भगवान के पास पाते थे। तो ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी। तो इससे समाज में बहुत से बदलाव आए थे। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ था कि हिंदू धर्म में तो काफ़ी बदलाव आए थे। उसके बाद जो कुरान शरीफ था वो भी भारत पहुंच गया था। पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा था। तो जो कुरान शरीफ था वो सबसे पहले व्यापारी और जो प्रवासी होते थे, जो दूसरे जगहों से आते थे, उनके द्वारा हमारे देश में यानी भारत में आया था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे और वो लोग सिर्फ ईश्वर अल्लाह, उनकी जो सत्ता होती है उसको ही स्वीकार करते हैं।
जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। तो इस टाइम पे जो लोग थे वो जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट में जुड़ने लगे, भक्ति आंदोलन में जुड़ने लगे, तो उनका ये था कि वो लोग भगवान से बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, वो भगवान से जुड़ने लगा। शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उल्मा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। तो जैसे हिंदू धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या होने लगी थी, उसी तरह जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे वो भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या देते थे। मुसलमान में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी। तो मुसलमानों में सिया और सुन्नी माना जाता है। जो सिया थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधि सम्मत नेता मानते थे। ठीक है। जो सुन्नी थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही सिद्धांतवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो इस टाइम पे हमारे रिलीजन में भी काफ़ी चेंज आए। पहले हिंदुओं में चेंजेस आए, फिर मुसलमानों में भी चेंजेस आए। ठीक है। अब आता है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, कि समय और इतिहास को कैसे मतलब बांटा जा सकता है। तो इतिहासकार अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों, युगों, कालों में बांटकर देखते हैं। तो जो इतिहासकार होते हैं वो अतीत को समान विशेषता देने के लिए कुछ बड़े बड़े हिस्सों में, युगों में और कालों में इतिहास को बांट देते हैं, कि इससे मतलब इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक ये चीज़ें हुई, फिर ये चीज़ें हुई, तो उसके आधार पर वो उसका नाम रख देते थे। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को तीन भागों में, 3 लोगों में बांटा था। तो जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने इतिहास को 3 लोगों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन विचार पर आधारित था, जैसे कि कुछ टाइम पीरियड जो था वो हिंदुओं की विचारधारा का रहा, फिर मुस्लिम, फिर ब्रिटिश। तो उसके आधार पर इन्होंने इसे 3 हिस्सों में बांट दिया है। शासन का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत ही कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। बहुत से जो चेंजेस होते हैं वो हमारे मतलब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, इसके आधार पर भी आते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कार्य के आधार पर ही अतीत के जीवन कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। तो बहुत से जो इतिहासकार हैं वो इसके आधार पर ही मतलब अतीत के जो काल होते हैं उसके खंड की विशेषता तय करते हैं, कि आर्थिक जो चेंजेस थे वो इस टाइम से इस टाइम तक रहे, जो सोशल चेंजेस थे वो इस टाइम से इस टाइम तक रहे। भारत के इतिहास में 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न है। इसीलिए सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है, क्योंकि जो हर काल रहा है, जो टाइम पीरियड रहा है इतिहास का वो एक दूसरे से बहुत अलग रहा है। जैसे अगर हम 16वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें तो वो 8वीं और 11वीं शताब्दी से बहुत अलग है। इसीलिए जो सारे काल हैं, हमारे जो पीरियड हैं इतिहास के, उसको एक ऐतिहासिक इकाई से देखना बिल्कुल समस्याओं से खाली नहीं है। 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में परिवर्तन आते रहे, और कई क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ किया। तो इन 1000 वर्षों के दौरान हमारे समाज में कई तरह के बदलाव आए, और अर्थव्यवस्था के रूप में अगर हम देखें तो इतनी समृद्ध हो गई थी अर्थव्यवस्था, कि बहुत से यूरोप के जो व्यापारी थे उनको भी आकर्षित करने का काम किया था। ठीक है। थैंक यू सो मच।